पूर्वी चीन का समुद्र, तड़के 5:50 ऊपर से शांत दिखने वाले समुद्र में गहराई में एक पनडुब्बी में एक टॉप सीक्रेट मिशन। पानी के भीतर गहराई में इस पनडुब्बी में कुछ तैयारियां हो रही हैं और बाहर कई मील दूर के फासले पर जमीन पर मौजूद है एक तानाशाह। तानाशाह इशारा करता है और इधर पनडुब्बी में एक बटन दबाया जाता है। पनडुब्बी से निकलती है एक मिसाइल। समुद्र का सीना चीरते हुए, आग उगलते हुए एक मिसाइल ऊपर बढ़ती है और बस अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया समेत कई मुल्कों की सरकारों की नींद उड़ जाती है। इस मिसाइल के निशाने पर था जापान। इस मिसाइल के छूटते ही तानाशाह मुस्कुराया, हंस पड़ा और उसने सीधे धमकी दे डाली अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर दुश्मन मुल्क अमेरिका को। तानाशाह ने कहा, सावधान रहो, ऐसा परमाणु हथौड़ा मारूंगा कि उठ नहीं पाओगे। दुनिया भी इस धमकी से दंग रह गई। ये लफ्ज पहली बार सुना गया, न्यूक्लियर हैमर यानी परमाणु हथौड़ा, एटमी हथौड़ा। तानाशाह की शैतानी मुस्कुराहट और इस परमाणु हथौड़े की धमकी से सन्न रह गया था अमेरिका भी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 3 दिन पहले ही उसने ओलंपिक से खाली हाथ लौटे खिलाड़ियों को कोयले की खान में करने का हुक्म सुनाया था और अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के सिर पर परमाणु हथौड़ा मारने की धमकी दे रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह परमाणु हथौड़ा लहरा रहा है? आखिर क्या बला है ये हथौड़ा जो परमाणु ताकत से लैस है? दरअसल किम जोंग उन अमेरिका से बदला लेने की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास आ चुकी है महाविनाश कर सकने वाली नई मिसाइल। यही मिसाइल है उसका परमाणु हथौड़ा। इस सनकी की सनक का कोई अंत नहीं। उसे मिसाइलों से प्यार है, नए बमों से खास लगाव है ताकि उसके पड़ोसी उससे डरते रहें। डर के इसी कारोबार में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अव्वल है। 2 दिन पहले उसने पूर्वी चीन सागर में पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी और दावा किया कि यह परीक्षण 100% सफल रहा। संयुक्त राष्ट्र ने उस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन तानाशाह ने उस पाबंदी को ठेंगा दिखा दिया। पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ने की ताकत अब तक सिर्फ 6 मुल्कों के पास थी। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। और ये मिसाइलें बेहद ताकतवर मानी जाती है क्योंकि गहरे समंदर में छुपी पनडुब्बियां इन मिसाइलों को लेकर किसी भी मुल्क के जमीन के बेहद करीब तक पहुंच सकती हैं और इन मिसाइलों से अगर हमला किया गया तो उन मुल्कों के पास बचने के लिए बेहद कम वक्त होता है। इसीलिए पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सपना तानाशाह किम जोंग उन कई सालों से देख रहा था। यही वजह है कि मिसाइल की इस कामयाबी की खुशी में वो खिलखिला उठा। वो बोला कि अब अमेरिका की खैर नहीं, अब हम इंसाफ करेंगे। उत्तर कोरिया अपने दुश्मनों के साथ बेरहमी से पेश आएगा और इंसाफ का ऐसा परमाणु हथौड़ा चलाएगा कि अन्याय करने वाले फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें बस सही मौके का इंतजार करना है। अमेरिका के एटमी प्रभुत्व का मुंहतोड़ जवाब देने में उत्तर कोरिया अब पूरी तरह सक्षम है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी मिसाइल्स अपने इलाके में रखी हुई हैं और जो कि जापान और साउथ कोरिया को टारगेट कर सकती है और यूएसए मेनलैंड तक जा सकती है। पर ये जो मिसाइल इन्होंने जो फायर की है सबमरीन से, उसका डेंजर ज़्यादा है क्योंकि उसकी लोकेट करने में यहाँ के जितने भी हैं अमेरिकन या साउथ कोरिया, जापान को उसको लोकेट करने में मुश्किल होगी। जानकारों का कहना है कि अब अमेरिका के पास वाकई इस तानाशाह की सनक से डरने की वजह है और वैसे भी वो अपने जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दांत कटी दोस्ती से चिढ़ा हुआ था। आग में घी डाल दिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के 5000 से भी ज्यादा फौजियों के युद्ध अभ्यास ने। उल्ची फ्रीडम नाम का ये युद्ध अभ्यास वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस बार हालात बिगड़े हुए हैं क्योंकि अब डर इस बात का है
कि कहीं ये तानाशाह प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को अपनी मिसाइलों से निशाना न बनाए, क्योंकि उसके स्वर में धमकी का पुट बढ़ता जा रहा है। साम्राज्यवादी अमेरिका और उसके हाथों की कठपुतली दक्षिण कोरिया की तमाम कोशिशों के बावजूद हमने उन्हें कड़ी टक्कर देने वाली हर क्षमता हासिल कर ली है। उधर अपने समुद्री इलाके में गिरी उत्तर कोरिया की इस मिसाइल से जापान सन्न है। उसने इस मिसाइल परीक्षण को सीधे हमले की संज्ञा दे दी। जापान के प्रधानमंत्री ने कड़ा बयान दिया। ये मिसाइल जापान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उत्तर कोरिया के इस कदम ने इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन अमेरिका के बीच में आने से माहौल बदतर हो गए हैं। इस साल की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण का दावा कर पूरी दुनिया को हिला दिया। हालात तब और बेकाबू हो गए जब अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम बेस पर परमाणु हमला करने वाले बॉम्बर तैनात कर दिए। साथ ही दक्षिण कोरिया में किसी भी मिसाइल को आसमान में ही भेदने वाला मिसाइल सिस्टम थाड तैनात कर दिया। अपने दुश्मन पर इस अमेरिकी मेहरबानी से तानाशाह और बौखला गया है। ये पूरा इलाका जैसे परमाणु बमों पर बैठा है, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह की सनक पर निर्भर है। इस साल 6 जनवरी को उत्तर कोरिया का उत्तर पूर्वी इलाका 5.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके से हिल उठा। बाद में ये पता चला कि झटके की वजह भूकंप नहीं, दरअसल परमाणु बम का परीक्षण था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को हथियारों का जो है वो खतरनाक जुनून है। आपको बताते हैं कि उत्तर कोरिया के पास महाविनाश के क्या हथियार हैं। उत्तर कोरिया के पास 15 से 25 एटम बम होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह मुल्क हाइड्रोजन बम बनाने का भी दावा करता है। मिसाइलों की बात करें तो KN-1 मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है। KN-2 की बात करें तो इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। वॉनसांग-5 की अगर बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 330 किलोमीटर तक की है। वॉनसांग-6 की बात करें तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। रोडोंग-1 की बात करें तो मिसाइल की रेंज है 1600 किलोमीटर तक। 650 किलो विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है। मुसदेन की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर तक है। जी हां, 4000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा बात करें तो इस सनकी के विनाशक पिटारे में जहरीली गैस भी शामिल है। जो जानकारी है उसके मुताबिक उत्तर कोरिया के पास करीब 5000 टन मस्टर्ड गैस, सेरीन और नर्व गैस हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस सनकी के पिटारे में हैं। लेकिन आगे बढ़े खबरों में आपको बता दें, बेटे को लेकर मां चली गई और उसी कोख से जन्मी 2 बेटियों को शराबी पति के पास छोड़ दिया। शराबी पति भी मासूम बच्चों को घर में बंद कर कहीं गायब हो गया और 7 दिनों तक भूखी प्यासी बच्चियां एक दूसरे का हाथ थामे मौत का इंतजार करने लगी। किसी से ना तो कोई शिकायत की और ना ही शोर मचाया। सिर में पड़े कीड़े आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को छूकर मौत को बुलाने लगे, लेकिन जुबान से सिसकियां तक नहीं निकली। लेकिन जल्लाद माँ बाप बेटियों की किस्मत में मौत लिख नहीं पाए। कुछ रहम दिल जो पड़ोसी हैं, उन्होंने देश की राजधानी पर कलंक लगने से बचा लिया। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब किए हो दाता ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। आपको कुछ पता बेटा? मम्मी को बहुत दिन हो गए। क्यों चली गई? कुछ बता आपको? भैया आपके नहीं है साथ में? भैया, भाई तो मम्मी के साथ गया है। और पापा कब चले गए थे? पापा मम्मी के बाद गए थे। 2 मासूम बच्चियां 8 और 3 साल की, फूल जैसी कोमल, लेकिन पत्थर को पिघला देने की ताकत रखने वाले इन चेहरों के सामने मां की ममता मर गई और बाप की अंतरात्मा ने दम तोड़ दिया। घरेलू कलह, नशे की लत और बेटा बेटी के फर्क की मानसिकता ऐसे बजबजाई कि इंसानियत पे मानो तेजाब गिर गया। ये बच्चियां सड़ांध भरे इस कमरे में मौत का निवाला बनाकर छोड़ दी गई थीं। 7 दिनों से भूखी प्यासी, सिर में घाव में पलते कीड़े जिन्होंने दिमाग को छू लिया था, यानी मौत करीब करीब आ चुकी थी।
लेकिन दोनों बहनें इस हालत में भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थीं। घर की बदबू बाहर तक भभक रही थी और अड़ोसी पड़ोसी परेशान। इन्हीं परेशान पड़ोसियों में से एक को गुस्सा आया तो 19 अगस्त की सुबह समयपुर बादली थाने में फोन की घंटी घनघनाने लगी। फौरन कुछ पुलिस वाले इस घर के बाहर पहुंचे। अंदर झांक कर देखा तो सदमा सा लग गया। दरवाजा खोलकर अंदर घुसे पुलिस कर्मियों को बदबू की वजह से नाक पर रुमाल रखना पड़ा। हल्की रोशनी में बिस्तर पर 2 बच्चियां मरणासन दिखीं। एक दूसरे का हाथ थामे, बेहद कमजोर, जिंदा इसलिए क्योंकि सासों ने साथ नहीं छोड़ा था। उस दिन फॉर्म नहीं किया जाता, उन लड़कियों का ट्रीटमेंट नहीं होता तो दूसरे दिन में खत्म थी। सत्ता की राजधानी की ये हकीकत है। इस कमरे से फैलने वाली बदबू के बाद जब पुलिस इन 2 बच्चियों को निकालने के लिए पहुंची तो समाज की कई हकीकत भी अंधेरे कमरे से बाहर आ गई। पड़ोसियों और पुलिस का दावा है कि इन बच्चियों के माँ बाप के बीच अक्सर झगड़ा होता था। 2 महीने पहले पत्नी बेटे को लेकर कहीं और चली गई। इन 2 बेटियों को शराबी पति के पास अपने हाल पर ही छोड़ दिया। कुछ दिनों तक तो पिता ने बेटियों की सुध ली, लेकिन इसके बाद शराबी बाप भी इन्हें मरने के लिए छोड़ बाहर से घर बंद कर गायब हो गया। कुछ तनाव चल रहा था मियां बीवी के बीच में, जिस वजह से जो बच्चियों की मां थी वो छोड़ के जा चुकी थी करीब 2 महीने पहले, और अब पिता भी गए थे, तो ये बिना किसी देखरेख के थी। और पिछले 1 हफ्ते से हमारा स्टाफ ही समयपुर बादली थाने का इन देखरेख कर रहा है। बच्ची की हालत देख पुलिस वालों का दिल पिघल गया। समयपुर बादली थाने के अफसर से लेकर सिपाही तक ने बच्चियों की जान हर कीमत पर बचाने की ठान ली। पुलिस कर्मियों ने आपस में चंदा किया। बच्चियों की देखभाल के लिए अस्पताल में 24 घंटे पुलिस वालों की बारी बारी से ड्यूटी लगाई गई। पुलिस को अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों का भी भरपूर साथ मिला और दोनों की मेहनत रंग लाई। हमारे ही हॉस्पिटल के लोगों ने उनको खिलाया पिलाया, उनके सारे कीड़े निकाले। आप लोग मिलके भी आ चुके हैं बच्चों से, और अब उनका सर बिल्कुल साफ है और डिस्चार्ज के लिए फिट हैं। दिल्ली पुलिस और सरकारी अस्पताल के मानवीय चेहरे ने इन 2 बच्चियों को नई जिंदगी दी है। पुलिस और अस्पताल दोनों को अब किसी एनजीओ या सामाजिक संगठन की पहल का इंतजार है। पुलिस को इन दोनों बच्चियों को सही संस्थान या सही शख्स तक पहुंचाने के लिए बाल कल्याण समिति के रुख का भी इंतजार है। इस बीच इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल बच्चियों से मिलने अस्पताल पहुंची। खबर पढ़कर कई आम लोग भी खाने पीने के सामान और उपहार लेकर अस्पताल पहुंचे। इन बच्चियों की कहानी हर किसी के दिल को छू रही है। मैंने सुबह न्यूज़पेपर में ये बच्चियों के बारे में खबर पढ़ी तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चियों के लिए, तो वो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए गिफ्ट्स और उनके कपड़े, कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आए हैं। दोनों बच्चियां दिल्ली की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं। इन दोनों ने उस दौर में जन्म लिया है जब साक्षी और पीवी सिंधु के नाम का डंका बज रहा है। इन दोनों बच्चियों के गुनहगार माता पिता की तलाश शुरू हो चुकी है। पुलिस ने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि बेटियों के पिता देश की शान बढ़ाने वाले पिताओं से सबक लें। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर इन दिनों एक रहस्यमयी वायरल बुखार की चपेट में है। अभी तक इस बीमारी की पहचान तक नहीं हो पाई है, लेकिन कहर ऐसा है कि नोएडा के एक गांव में 20 लोगों की मौत के दावे किए जा रहे हैं। नोएडा के एक गांव में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें इस बुखार के लक्षण वाले मरीज ना हो। गांव में मेडिकल कैंप लग चुका है, खून के नमूने लिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बीमारी की पहचान ही नहीं कर पा रहे। डराने वाली बात तो यह है कि इस बीमारी के लक्षण दिल्ली के मरीजों में भी नजर आ रहे हैं। ना भाई एक रात बुखार भाग आया, बस सवेरे के टाइम अस्पताल में लेकर के इतना खत्म हो गया, इतना वो उसमें कुछ भी नहीं रहा। एक रात बुखार चढ़ा हुआ सुबह। सरकारी हॉस्पिटल जो है उन्होंने हमें स्टेशन तक नहीं दिया, ले गए वहाँ पे, लेकिन उन्होंने स्टेशन तक भी नहीं दिया। अपने बच्चे जो है गोद में ले उठा के ले गए हैं।
और वहाँ जाके डॉक्टर भी मतलब अच्छी बात नहीं करते, उल्टा सीधा बोलते हैं सर। नोएडा के सराफाबाद गांव में इन दिनों मातम का माहौल है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 20 लोगों की अर्थी निकल चुकी है। इनमें हर उम्र के लोग हैं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सब। और सबकी मौत एक ही तरह के लक्षण वाले बीमारी से हुई है। हाल ये है कि ऐसा कोई घर नहीं जहां इस जानलेवा बीमारी का वायरस ना पहुंचा हो। हर घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार है और नौबत गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की आ गई है। इस शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, खून के नमूने लिए जा रहे हैं और दवाइयां दी जा रही हैं। ये बीमारी गांव में दहशत की वजह बन गई है। कुछ दिनों पहले जो है बुखार आया था इनको, और बुखार में ही जो है इनका देहांत हो गया। काफी तेज बुखार था, उल्टी थी और थोड़ा दस्त वगैरह, उस तरह से डेथ हो गई। जैसे हाथ पैर में दर्द होता हो ज़्यादातर, और बुखार तो आता ही है, और उसी से जो यदि डॉक्टर पैर के दर्द ठीक कर दें तो फिर सारे बदन में चीज बनने लगती हैं, दूसरा रूप पकड़े। बीते 2 दिनों में स्वास्थ्य शिविर के जरिए 600 लोगों को दवाइयां दी जा चुकी है, लेकिन बीमारी की जद में आने वालों की तादाद में कमी नहीं आ रही। डॉक्टर लक्षण के आधार पर इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन बीमारी के नाम का पता नहीं चल पा रहा। बस इतना पता है कि ये वायरल बुखार है, लेकिन सामान्य नहीं। वायरल इन्फेक्शन है, इसमें TLC डाउन जा रही है, टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है। इसी वजह से जो है इंसान की मौत हो रही है, TLC डाउन होने से मौत हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इस जानलेवा बीमारी की जद में आने वालों में एक जैसे लक्षण पाए गए। इनमें तेज बुखार, पैरों में तेज दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, ये आम बात है। गांव वालों के मुताबिक कुछ लोगों की मौत बुखार होने के 2 दिन के भीतर ही हो गई, तो कुछ की 4-5 दिनों में। बहरहाल इस मामले की गंभीरता का एहसास होने के बावजूद गांव में साफ सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे ने भले ही शिविर लगाकर प्राथमिक इलाज देना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे अखिलेश सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री अखिलेश इन गांव वालों की सुध लेने सिर्फ इसी वजह से यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ आने वाला शख्स दोबारा सत्ता में नहीं पहुँचता। सराफाबाद में लोगों की जान पर पड़ी है और सत्ता के लालची शासक को अंधविश्वास की। क्या इस गांव से निकलने वाली मौत की हिचकियों और मातम से अखिलेश अंधविश्वास को तोड़ पाएंगे? और अब बात बाढ़ की विनाश लीला झेल रहे बिहार की, जहां मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों की करतूत से बेहद परेशान हैं। राहत बचाव का जायजा लेने के दौरान उन्होंने अफसरों को हड़काते हुए साफ कह दिया कि अगर रवैया नहीं सुधरा तो उनकी खैर नहीं। इसमें कोई कोताही हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, बता देते। नहीं सर, हम अंदर करेंगे इसी के। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई कोताही होगी तो हम भीतर करेंगे, ये जान लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री इतने गुस्से में क्यों हैं? निकालने की जरूरत नहीं है। अफसरों को इस तरह डांट क्यों पिला रहे हैं? आइए हम आपको बताते हैं नीतीश जी की नाराजगी की वजह। दरअसल जल प्रलय का प्रहार झेल रहे सूबे के सीएम जहां जाते हैं वहीं अधिकारियों की शिकायत सुनकर उनके माथे पर बल पड़ जाता है। छोड़ेंगे नहीं, बता देते। इस कड़ी में पटना से सटे बख्तियारपुर में सुशासन बाबू बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात के दौरान एक बार फिर उन्हें अफसरों की करतूत सुनने को मिली। सो इस बार उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। कितना डॉक्टर है यहाँ? 3 डॉक्टर है, सभी डॉक्टर कहाँ है रेगुलर में? हाँ सर, है यही। तो समूचा जो पानी निकल रहा है इस पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाना चाहिए। और सब आप लोगों का शिकायत कर पता नहीं, फॉर्मेलिटी मत अदा करिए। अगर इसमें कोई कोताही हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं, बता देते। नहीं सर, हम अंदर करेंगे इसी के। एक तरफ सूबे के सीएम आग बबूला थे तो दूसरी ओर बाढ़ पीड़ितों से मिलने राघोपुर जा रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी बीच नदी में अधिकारी पर भड़क गए।
दरअसल वो लोगों से जल्दी मिलना चाह रहे थे, लेकिन एसडीएम उन्हें खतरे का हवाला देकर आगे जाने से मना कर देते थे। वो गाड़ी को लगाइए, वो गाड़ी को, हम आपकी गाड़ी में जाएंगे, हम बात कर रहे हैं। होम मिनिस्टर को लिखिए, यहाँ समझ लेंगे, मजाक कर रहा है। होगा, इससे पहले कहा कि ये खराब है, वो आ रहा है। उधर हाजीपुर में बाढ़ राहत का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पीड़ितों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनका काफिला जैसे ही गांधी सेतु के टोल पर पहुंचा, वैसे ही शिविर में रहने वाले लोग हंगामा करने लगे। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले। ऐसा कोई समस्या नहीं है। जो क्वांटिटी जिस हिसाब से जो अनाज लोगों को मिलना चाहिए था, ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लोगों को मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोग जो वितरण कर रहे हैं, या उसमें भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ लोग रख ले रहे हैं, हर जगह वितरण नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने साफ कलेक्टर को कहा है कि इसकी रिव्यू कराएं। बाढ़ के तांडव के आगे बिहार बेबस नजर आ रहा है। भागलपुर जिले का ये घोरघट पुल कब गिर जाए इसका कोई पता नहीं। आप देख रहे हैं कैसे ये सेतु बीच में टेढ़ा हो गया है। उफनता पानी इसे छूते हुए बह रहा है। पुल पर लगी लोहे की प्लेट खिसकने लगी है। पुल दिन ब दिन नीचे की ओर धंसता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग जान हथेली पर रखकर इस पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। अगर ये टूट गया तो भागलपुर का संपर्क पटना, मुंगेर और लखीसराय जिले से टूट जाएगा। पुल के नीचे पानी आ गया है। पुराना पुल जो था अपना, ये लोहा पुल भी हिलता है। ओवरलोड गाड़ी, गिट्टी, छर्री, बालू या कोई भी आर्ट ट्रांसपोर्टिंग का सामान जाता आता है, गाड़ी से पुल हिलता है। ये पुल जो टूट जाएगा या इस पे पानी चढ़ जाएगा, हम लोग का घर में ही रहना होगा, ना तो इधर भागलपुर जा सकते हैं, इधर मुंगेर। कुदरती कहर में फंसे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन नेता सियासत से बाज नहीं आ रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बाढ़ के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी का देश में सरकार है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया तो जाकर वहाँ प्रधानमंत्री घूम रहे थे, और यहाँ पर बिहार का हमारा समूचा डूब गया। एको पैसा दिया नहीं दिया।